जीता है, ये कुदरत की अनमोल देन है। इतनी अनमोल देन है, आगे हम देखेंगे ये बनता है इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आज तक आदमी लेबोरेटरी में आदमी नहीं बना पाया। लेकिन मैं कहता हूँ हम आदमी होकर आदमी बन जाए तो बहुत अच्छा। गुजरात के कवि नर्मद उन्होंने कहा हूँ मानव मानवी भाव तो गणों। कवि नर्मद ने ऐसे कहा है कि मैं इंसान बनूं, ये सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है इस समाज में। तो इस तरह के एक मुर्दे को आप इस दुनिया में खरीद नहीं सकते हैं। ऐसी अद्भुत शरीर की हम कैद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये फ्री मिला है, फ्री। अगर बंगलो है, आपने नया कलर किया है, दीवार को धब्बे लगते तो आप है, लेकिन आपके शरीर में कितने धब्बे टाइम टू टाइम, तो कोई अफसोस नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? वो जो बीमारी के का परिणाम यहाँ तक पहुंचा, ये शरीर की हालत खराब नहीं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा। हमने प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम क्या देखा? फाइनली एंड रिजल्ट है हमारे अनहेल्दी लाइफ। अब किस तरह वापिस से हम परफेक्ट हेल्दी बने? नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी हम बने, क्या है उसका सोल्यूशन? तो ये जो सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, रोज नए बुलेटिन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें कुछ हो जाएगा तो हम कमा नहीं पाएंगे तो फैमिली को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। परमानेंटली हो गया तो कम्युनिटी इंसिक्योरिटी भी हो सकती है। तो इसलिए हर आदमी की अपनी ड्यूटी है, मैं अपनी हेल्थ खुद संभालूं। लोग मानते हैं कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं प्राप्त करके रहूंगा। मैं कहता हूं स्वस्थ मेरा अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। कैसे? कोलेस्ट्रॉल के जरिए, इम्यूनिटी के जरिए, ऐसे एक साइंस के जरिए जो एक साइंस इट्सेल्फ आप में कंप्लीट थेरेपी है जो अभी सीखने जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है नोवेल पेप्टाइड थेरेपी इम्यूनिटी। अब इतनी अच्छी है तो आज तक हमें क्यों नहीं पता था? हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपनी परंपरा भूल चुके थे। हम अपनी प्राचीन परंपरा भूल चुके थे। 5000 साल पहले और भागवत में इसका वर्णन है। इस इम्यूनिटी को उस समय गोपीयूष कहा गया है। ये रसायन है, यानी कि आपको जीवन प्रदान करता है, ये शरीर के विकास में करता है, ये शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। ऐसे 5000 समय पड़ा। तो ये गोपीयूष या इम्यूनिटी एक्चुअली क्या है? ये गाय का पहले 3 दिन का दूध है। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध को शास्त्र ने गोपीयूष कहा है, जिसको मॉडर्न साइंस कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ये बात बाद में आएगी, पहले करेंगे ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल। हम जब पैदा हुए, मां ने पहले 3 दिन जो दूध पिलाया था, दूध को, उस 3 दिन के दूध को साइंस कोलेस्ट्रॉल कहता है, ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल है। आज दुनिया में ये प्रूव हो गया है कि बच्चे को दूध पिलाना बिल्कुल जरूरी है। तो ये पहले 3 दिन इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस पहले 3 दिन के दूध के अंदर ऐसे तत्व है जिससे ये शरीर का विकास होता है, हेल्दी रहता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। दीर्घायुष्य का मतलब क्या है? लंबी उम्र। जो इसका सेवन करेगा वो 120 ईयर्स जिएगा। दीर्घायुष्य 120 ईयर्स जिएगा, जिसको दीर्घायुष्य कहते हैं। आपकी बॉडी एक मशीन है, उसकी मैकेनिज्म चलनी चाहिए।
बीच में गया तो भी हेल्दी जाएगा, हेल्दी रहेगा, क्योंकि हम क्या है, जिंदगी की पहली सांस यानी जिंदगी की शुरुआत, जिंदगी की आखिरी सांस यानी जिंदगी का अंत, पहले आखिरी सांस के बीच का जो समय है जिसको आयुष्य या जीवन कहते हैं, ये अच्छे से जीने के लिए क्या है। क्या हम अच्छे से जी रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जी रहे हैं तो जीने की फॉर्मूला है। तो जिस तरह मां का दूध है उसी तरह गाय का दूध है। साइंस ने क्या किया, साइंस ने सभी प्राणियों के दूध पे पता चला कि गाय जब बच्चा पैदा किए तो पहले 3 दिन के दूध में वो 90 तत्व है जो मां के दूध में है, यानी कि ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल, काउ कोलेस्ट्रॉल, दोनों में जो 90 घटक है बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये बात 5000 साल पहले हमारे आयुर्वेद आचार्य लोग जानते। ऊपर से गाय वो 90 तत्व 4 गुना पावरफुल है। ये साइंस अब तक छुपा रहा, लेकिन पिछले 200 साल वेस्टर्न डॉक्टर ने वेस्टर्न डॉक्टर का प्रयोग किया है। इसको 1849 से 1890 तक में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस पे उस वक्त इसका प्रयोग होता था, के लिए स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन नहीं था, उस वक्त का उपयोग होता था गोव्यूज का। इन्फेंट डायरिया, बच्चों को उस वक्त जब डायरिया होता था तो ये गोव्यूज ही यूज होता था। तो वेस्टर्न कंट्री में अलग अलग उपयोग किया है। पेनिसिलिन की खोज नहीं हुई थी उस वक्त, इसको यूज किया जाता था एंटीबायोटिक में। पोलियो की ड्रॉप की खोज नहीं हुई थी तो इसको एंटीपोलियो ड्रग के रूप में यूज किया गया है, यानी कि इसके ऊपर बहुत प्रयोग हुए। 1980 तक ये रिसर्च 90% लेवल पे हो गई थी। बाकी का जो 10% रिसर्च आज हम कहेंगे इसके ऊपर साइंस ने 100% रिसर्च कर ली है, या तो 1% कम मान सकते हैं, लेकिन 100% उचित है। तो इतने साल लगे 80 तक। अब ये रिसर्च उस मुकाम पे है कि अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो और 20 साल निकल जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को इसका बेनिफिट होगा और गाड़ी स्लो हो जाएगी। अब आप कहते हो क्या ये रिसर्च को किसी ने माना है? यस। लैंसेट यानी मेडिकल की एक बड़ी जर्नल है। एमडी डॉक्टर को अगर आप कहेंगे कि लैंसेट और पबमेड के अंदर इसका रेफरेंस है कि ये दवाएं अलग 90 घटक है, डिफरेंट फैक्टर है, जो हम देखने वाले हैं, यानी ये उसका अप्रूवल है। लैंसेट एंड पबमेड में इसका रेफरेंस है, यानी ये जो इम्यूनिच है ये कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है, खाने की कोई टॉनिक नहीं है, एक ऐसी दवा है जिसके अंदर 90 घटक है। ये एक दवा है, ये वो 90 घटक है जिससे शरीर बना है। ये 90 घटक में से कोई ना कोई कम हो जाता है या वीक हो जाता है या खत्म हो जाता है, तब बीमारी होती है। इसका कोई सेकेंड ऑप्शन इस पृथ्वी पर नहीं है। ये आपको इम्यूनिटी के अलावा इस पृथ्वी पे दूसरी कोई दवाई से ना आयुर्वेद से मिल सकता है, ना वेजिटेबल खाने से, ना एलोपैथी दवाई से, ना कहीं से मिल सकता। इस पृथ्वी पर, इस इंडिया में ओनली एंड ओनली ऑप्शन जिसमें से 90 घटक मिलने वाले हैं ये अमेरिका FDA है, WHO अप्रूव है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव है, GMP सर्टिफाइड है। जो भी टाइप के सर्टिफिकेशन लगते हैं वो सारे, शायद मेडिकल स्टोर में से 50 से 60% ड्रग को ये सब सर्टिफिकेट नहीं होगी तो इतने लेवल में। ये आप सोचते होंगे कि हम आपके पब्लिक कारण ये है, दो कारण है। अगर ये फार्मा के सिस्टम से मार्केट में आता
तो ये लिमिटेड पेशेंट के लिए होता, सारे पेशेंट के लिए, लिमिटेड पेशेंट के लिए होता, लेकिन ये सभी बीमारी। दूसरा, पब्लिक तक नहीं पहुंचता क्योंकि इसको के लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की नहीं, बल्कि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये 100% इतना सेफ है कि एक दिन के बच्चे को भी इस कैप्सूल खोल के इसका पाउडर टंग पे चटा सकते हो, इतना सेफ है। इसलिए इसको लेवल तक लाना इसलिए है कि हर आम आदमी को इसका सेवन करना चाहिए। हेल्थी आदमी को हेल्थी रहने के लिए, बीमार आदमी को हेल्थी और बढ़ने के लिए। तो जो अभी वाला पॉइंट है वो है कि हर टाइप के सर्टिफिकेशन इसको है, मेडिकल जनरल का रेफरेंस है, ये जो भी पॉइंट चल रहा है, तो मैं दिखाना बोलूँ। बात आती है रॉ मटेरियल। हर आदमी का ये सवाल रहता है कि इतना रॉ मटेरियल कहां से लाते हो? अरे आपकी शादी थी तो इतने लोगों ने रबड़ी कहां से खाई भाई? आज अगर खा रहे इतने मजे से, नो क्वेश्चन। बाकी इतने सब कुछ मिल रहा है। इंडिया में 122 करोड़ का पॉपुलेशन है। इंडिया ऐसा देश था, कभी ये गाय की कंट्री मानी जाती थी। इंडिया में कभी भैंस नहीं थी, अंग्रेज लोग इंडिया में भैंस लाए। आज इंडिया में गाय कम है, मुश्किल से आपको 100-150 गाय का तबेला यहाँ मिलेगा। यहाँ 122 करोड़ पॉपुलेशन है। अमेरिका के अंदर 22 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी धरती है। रियल गौशाला कभी यहाँ थी, इसीलिए हमारे शास्त्रों में पूजा के टाइम 50 गाय का दान कर दो। आज भी लोग बोलते इतने को अन्न का दान कर दो, इतना ये कर दो। हमारे स्टोरी में ये राजा ने 1000 गाय ऋषि को दी, ऐसे बहुत जगह है। यानी कि उस समय वाकई तबेले हुआ करते थे, गौशाला हुआ करती। वैसी गौशाला यहाँ अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में 22 करोड़ पॉपुलेशन है, धरती 2.5 गुना बड़ी है। जहाँ पे ऐसी गौशालाएं हैं वो भी अमेरिका में अप्रूव है। वहाँ पर गाय को ऑर्गेनिक फूड दिया जाता है, कोई व्हीकल यूज नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री जोन है। वहाँ घोड़े पे जाते हैं या घोड़ा गाड़ी में जाते हैं या साइकिल पे जाते हैं, इस तरह है। रही बात जिसका तबेला हो उसको जाके छोटा सा क्वेश्चन पूछना कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो वो जितना दूध देती है उतना दूध उस बच्चे को पिलाया नहीं जाता, उतना वो बच्चा दूध पी भी नहीं सकता है। पहले 3 दिन का जो दूध होता है उसमें से मुश्किल से उस बच्चे को 1/3 लगता है। गाय कितना दूध देती है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी रचना की है कि गाय को काफी आंचल दी है, ज्यादा आंचल दी है, ताकि वो उसके बच्चे को भी दे सके और मानव जाति को भी प्रोवाइड कर सके। कुदरत ने बहुत कुछ बनाया तो बहुत कुछ सोचा था। अरे कितना सोचा था आपको पता है? कान क्यों बनाया ऐसा? उसको मालूम था कलयुग में आदमी बेवकूफी करेगा तो चश्मा करेगा तो अटकाने को कान को लगेगा। अरे उसको सब पता है, वो बिल्कुल अकलमंद है। उसने जो कुछ बनाया है सब हजारों करोड़ों साल की सोच के साथ सब बनाया है। हम उससे ज्यादा अकलमंद कभी नहीं थे, कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज ये ज्ञान भी आ रहा है उसी की कृपा से। क्योंकि भगवत गीता में कहा था जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं एक नए स्वरूप में पैदा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे वही श्लोक का मीनिंग ये निकलता है कि जब जब एक साइंस का पतन होगा तो एक नया साइंस आएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम कभी एलोपैथी आया, कभी होम्योपैथी आया, कभी यूनानी आया, कभी नेचुरोपैथी आया। देखो ये सब कभी ना कभी आया है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले कोई साइंस नहीं था, सिर्फ 5,000 साल पहले ढंग से आयुर्वेदिक साइंस बना। एलोपैथी साइंस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 325 साल पहले आया हुआ साइंस है। होम्योपैथी साइंस की शुरुआत 1779 में सैमुअल हैनिमन एमडी डॉक्टर बने एलोपैथी के फील्ड में। उस समय 1779 यानी 225 साल पहले एमडी बन गए, प्रैक्टिस शुरू की। कोई दवाई नहीं थी, कुछ केमिकल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थे, ट्रायल एंड एरर बेसिस।
एक दवाई एक पेशेंट को दी, अच्छा हो गया। सेम बीमारी के दूसरे पेशेंट को मर गया, सेम बीमारी के तीसरे पेशेंट को दी, सीरियस हो गया। ये हाल था 2.25 साल पहले एलोपैथी का। ये बात किसने कही? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने खुद, और उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। उसको 23 लैंग्वेज का नॉलेज था, इस जर्मन डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह से उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। ट्रांसलेशन का काम, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज। वो एक बुक ट्रांसलेट कर रहे थे 2500 साल पहले वेस्टर्न कंट्री में। हिपोक्रेट नाम के आदमी ने हेल्थ के प्रिंसिपल पे बुक लिखी थी, उस बुक का वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। उस ट्रांसलेशन के दौरान एक ऐसा सेंटेंस को उन्होंने ट्रांसलेट किया जिसका मीनिंग था लाइक क्योर लाइक, लाइक क्योर लाइक। मतलब क्या होता है? जिस दवाई में रोग के सिम्टम पैदा करने की ताकत है, वो दवाई रोग को ठीक कर सकती है। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सिंकोना बार्क नाम के पेड़ के रूट का अर्थ निकाला, एक अच्छे आदमी को मिलाया, मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। दूसरे को मिलाया, मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। तीसरे को मिलाया, मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। ऐसा करते करते बहुत लोगों के अंदर मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। फिर उन्होंने क्या किया? एक्चुअल जिसको मलेरिया था उसको पिलाना शुरू किया तो वो अच्छे होने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने और कई मेडिसिन की रिसर्च की। उसने अपनी लाइफ में, वो जिंदा थे उस दौरान, 100 मेडिसिन से रिसर्च की। ये काउंसिलर मैथमेटिक अरे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ये ज्ञान लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और हुआ ये कि होम्योपैथी साइंस फैलने लगा। इटली के डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने इसको सीखा और उसने एक नए स्वरूप में इसको और मॉडिफाई किया। उस साइंस का नाम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इंडिया के अंदर डॉक्टर बोस एंड डॉक्टर मजमूदार कलकत्ता के अंदर होम्योपैथी साइंस पहले लाए, लेकिन इसके पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस इंडिया में आ चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। लेकिन इटली और इंडिया का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो साइंस फिर यहाँ प्रॉपर्ली नहीं आया, एक कारण। दूसरा कारण, काउंसिलर मैटी जिसने इलेक्ट्रोपैथी ढूंढा था उसके मेंटालिटी हैनीमैन जैसी नहीं थी। वो ज्ञान बांटता नहीं था, स्टोर करता था। जब वो गुजरने लगा तो उसने अपने ज्ञान को अपने दामाद डॉक्टर बैटलो मैटी को दिया। वो भी ससुर के अक्षय कदमों पे चलने वाला आदमी था, उसने भी ज्ञान बांटा नहीं। उसके गुजर जाने के बाद कुछ लोगों के हाथ में वो ज्ञान का भंडार आया, तब जाके ये साइंस खुला। नहीं तो आज इलेक्ट्रोपैथी इंडिया में पॉपुलर होता था। टाइम टाइम पे ये साइंस आता है। अगर हम बात करेंगे होम्योपैथी की लाइक क्योर लाइक, उससे सैमुअल हैनीमैन ने प्रिंसिपल बनाया सिमिलिया सिमिलिबस स्पिरिटर। सेम प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है, लाइक क्योर लाइक। जिस तत्वों से शरीर बना है वही तत्व शरीर को वापस मिलते हैं, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये एक नया प्रिंसिपल है। कोई भी चीज बाहर से क्यों डालती? शरीर में जो तत्व की कमी है वैसे ही तत्व लाइए। कहां से मिलेंगे? मां के दूध से जब मिला था तब ये शरीर बना, और सेम तत्व गाय के पहले 3 दिन के दूध में है तो ये शरीर हेल्दी रहेगा। इसीलिए ये भी हमारा प्रिंसिपल लाइक और लाइक सिमिलिया सिमिलिबस स्पिरिटर पे लागू होता है, उससे बेहतर तरीके से। इसलिए इसका नाम है नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। इसीलिए इसको थेरेपी कहना उचित है, क्योंकि सारे प्रिंसिपल के साथ ये साइंस डेवलप हुआ। नेक्स्ट टॉपिक ये शुरू हो रहा है कि इसके अंदर जो डिफरेंट फैक्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और डिफरेंट फैक्टर 90 इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात करेंगे, इसमें कुछ जो मेन होते हैं। नेक्स्ट, ये सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे हैं, जैसे लैक्टोफेरिन है, ट्रांसफर फैक्टर है, बहुत सारे हैं। इसके पहले वाले स्लाइड लेंगे, पहले वाले। हाँ, देखिए इसके अंदर लैक्टोफेरिन है, ट्रांसफर फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2, इस तरह के बहुत सारे आगे हम देखने वाले हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के विटामिन है, अलग अलग टाइप के एसिड है, सोडियम है, जिंक है, सब कुछ है। बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक छोटी सी कैप्सूल के अंदर मौजूद है। बॉडी को वही चाहिए जिससे बॉडी बनी है, बॉडी को वही मिलेगा जिससे बनी है, तो डेफिनेटली बॉडी अच्छी रह सकती है, अच्छी बन सकती है।
अब हम बात करें, इसको अप्रूवल तक माना जाता है कि मेडिकल जर्नल जो होती है एमडी डॉक्टर की अलग अलग बुक जो टाइम टू टाइम निकलते रहती है, एज इस बुक के अंदर इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल अलग अलग बेसिस में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नया जो मॉलिक्यूल है ये वर्ल्ड पॉपुलर होने जा रहा है। मैं कहूँगा आप लोग वो खुशनसीब इंसान हैं जिसको ये जल्दी सुनने को, जल्दी जानने को, जल्दी उपयोग करने को ये मौका मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं एक्चुअल थियरी में। यहाँ से थियरी शुरू होती है कि ये प्रोडक्ट बॉडी में कैसे काम करता है उसके ऊपर। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। यहाँ वो बात कही गई है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। शुरुआत कैसे होती है? एक कॉकरोच में उसका विकास होता है, युवा बनता है और ये एक पूर्ण विकास होता है। एक बकरी का बच्चा पैदा हुआ छोटा है, युवा होता है और पूर्ण डेवलप होता है। एक कबूतर है, छोटा है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है। एक पेड़ है, पौधे के रूप में उगता है, धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है, फिर एकदम बड़ा पेड़ बन जाता है। अब ये सब कैसे होता है, जीवन कैसे बनता है? तो जीवन इस तरह बनता है कि मां के गर्भ में बच्चे का विकास सिंगल सेल से शुरू होता है, जहां पे इतना छोटा लेवल पे है कि देखना भी मुश्किल है। ओम एंड स्पर्मेटोज़ोआ फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और उसके मिलन से एक गर्भ का विकास होता है सेल्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए। 1 से 2, 2 से 4, सेम बाइनरी है कि नहीं? अरे हमारे पहला इसलिए बाइनरी है, पहले ऐसे होते हैं, पर सेल्फ मल्टीप्लिकेशन सिंपल बात है। चलिए आगे देखते क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, और अगर हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर 100 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। फिर इसका मीनिंग समझते हैं। हमारा जो बाल होता है, बाल को भी खाद होती है, बात गलत नहीं है, इसलिए कि हमारे बाल की थिकनेस 10,000 नैनोमीटर है, 10,000 नैनोमीटर। और यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल की जो साइज क्या है, इम्यूनिटी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ग्रोथ फैक्टर है, उसकी मॉलिक्यूल की साइज है 0.1 नैनोमीटर। कितना छोटा है सोचो। इसका मॉलिक्यूल इतना सूक्ष्म होने के कारण ये बॉडी में कहीं भी ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होके कहीं भी जाके जहां जरूरत पड़े वहां जाके रिएक्ट कर सकता है। इसका मॉलिक्यूल कितना लाइट वेट होता है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, धीरे धीरे वो लड़खड़ा के चलता है, धीरे धीरे अच्छे से खड़े रह के चलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा होता है और परफेक्टली मैच्योर्ड बॉडी बनती है। 5 से 6 फुट का आदमी, ये ग्रोथ हुआ। ये सब घटना है सेल्स मल्टीप्लिकेशन, गर्भ से लेकर हर चीज का विकास, हर चीज का आगे बढ़ना, ये कैसे घटित होता है? घटित होता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ये घटित होने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो तत्व है उसको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फैक्टर इस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, लो वेट मॉलिक्यूल पेप्टाइड होते हैं। वो 2 अमीनो एसिड या उससे ज्यादा और लेस देन 50 अमीनो एसिड उसको कहते हैं पेप्टाइड, जो बहुत ही लाइट वेट होता है। ये ग्रोथ फैक्टर जो है बॉडी में अलग अलग टाइप से हमारे डिफरेंट सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें के कुछ ग्रोथ फैक्टर के ऊपर हम लोग देखेंगे, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, रेड ब्लड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जो है जो हम देख रहे हैं ये बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसमें से कोई एक वीक हो गया या कम हो गया तो ये आपको इस पृथ्वी
पर कोई भी दवाई से, कोई भी खाने की चीज से कहीं से नहीं मिल सकता, ओनली ब्रीडिंग के थ्रू। ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, दुनिया के साइंटिस्टों ने प्रूव की है। क्या आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि आपको एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कोई दवाई में मिलेगा? यस मिलेगा, एक दवाई में, ब्रीडिंग में। अभी हम लोग बात करेंगे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है बॉडी के डिफरेंट टाइप के सेल्स ग्रोथ में हर तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि नव सेल्स को हेल्दी रखना, नए नव सेल्स बनाना, हरदम नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारे बॉडी की सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज, 120 दिन, उसके बाद नया सेल्स बनता है। जब सेल्स बनने की प्रक्रिया शुरू होती है उसको कहते हैं सेल्स प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल्स बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वो हेल्दी सेल्स बनता है, सेल्स ग्रोथ होता है, सेल्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया को सेल्स प्रोलिफरेशन कहते हैं। ये घटना अच्छे से घटित होने से शरीर फिट रहता है। आप आज यहाँ बैठे हो, कुछ साल बाद ये सारे सेल्स बदल गए होंगे। उस बदलाव की प्रक्रिया अच्छे से चले, उस घटना के लिए ग्रोथ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको कहते हैं सेल्स प्रोलिफरेशन। ये घटना अच्छे से घटित होने से आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि बॉडी बनी है सेल से। सेल हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल बीमार बॉडी बीमार, सेल्स ओल्ड आदमी ओल्ड दिखता है। और सेल्स की मृत्यु ही शरीर की मृत्यु है। इसीलिए किसी का हार्ट मर गया, किसी का लिवर मर गया, लिवर फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर क्या है कि भाई किडनी मर गई, पूरी बॉडी नहीं मर गई। किडनी मर जाने की वजह से पूरी बॉडी मर गई। आप समझे बात को? सेल्स नहीं हो रहा, सेल्स डिफरेंशिएशन, यानी कि कौन से सेल्स में जब सेल्स बनना शुरू होता है तो कौन से सेल्स में क्या बनना है। अगर जरूरत पड़ी मसल सेल बनाने की तो मसल सेल बन जाते हैं, जरूरत पड़ी कार्टिलेज की तो कार्टिलेज सेल्स बन जाते हैं। तो उसको ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है किसको कहाँ कितनी जरूरत है, कितना माल कहाँ सप्लाई करना है। वो घटना तब घटित होती है बॉडी में ग्रोथ फैक्टर अगर ठीक से काम करेगा। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो ये घटना अच्छी तरह घटित नहीं होती। एंजियोजेनेसिस, इसमें एंजियोजेनेसिस होता है ग्रोथ फैक्टर के कारण, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनती है। ब्लॉकेज है किसी को, ब्लॉकेज नहीं खुल रहा है तो नई आर्टरी बन जाएगी। नॉट ओनली इन हार्ट, बॉडी में और कहीं भी नई आर्टरियां बन सकती है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रोथ फैक्टर। अगर ये मिलेगा तो एंटी एपोप्टोसिस, इसका मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के सेल्स में क्या होता है? सेल्स प्रोग्राम सेल। आपके बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेल्स को पता है उसे कब मरना है। जब वक्त आता है तो हम कहेंगे वो सुसाइड करने का है। सेल्स प्रोग्राम सेल बनती है कि अब मर जाएगा। तो ये है एंटी एपोप्टोसिस। जैसे एंटासिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी एपोप्टोसिस यानी कि ये उस सेल को प्रोलॉन्ग करता है और जीने के लिए मजबूर करता है और हेल्दी रखता है, उसको मरने नहीं देता है, उसका प्रोग्राम चेंज करता है। प्रोग्राम चेंज क्या है? डीएनए में चेंज आने से ऐसा होता है कि जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होती है इसके जरिए, जो आगे देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि एंजियोजेनेसिस की जब घटना घटित होती है तो ये फैक्टर उसमें हेल्प करता है कि नई आर्टरी को डेवलप करने में, नई आर्टरी डेवलपमेंट में इसका हेल्प करता है। वुंड हीलिंग, एक जख्म हो गया है उसको कवर करना है तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो काम करता है और उस जख्म को रिपेयर करने लगता है। नए टिश्यू बनाना, ये सब चीज करना है वो उसका काम है। अभी हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये एक एंजियोजेनेसिस करता है। इसके अलावा नई ब्लड वेसल्स बनाना, इंटरनल ब्लड की जो वॉल होती है, एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल वॉल उसको हेल्दी रखना, रिपेयर करना, ये सब काम इसका होता है। अभी बात करेंगे हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस ने ये ढूंढ लिया है कि इसका दूसरा नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसको सोमेटोमेटिन कहते थे 1980 तक, लेकिन आज इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसलिए कहा गया है कि साइंस ने ये ढूंढ लिया है, प्रूव कर दिया है कि
इसकी डेफिशिएंसी से हाइट नहीं बढ़ती है और ये ओवर काम करता है तो एक आदमी खली जैसा बन जाएगा, महाकाय इसका काम है। इसलिए ये हाइट के अंदर, ग्रोथ के अंदर काम करता है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर और इंसुलिन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए ये इंसुलिन जैसा काम करता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन ऐसा है कि लिवर के सेल्स को बनाना है, रिपेयरिंग करना है, या किडनी को रिपेयर करना है, कोई चीज को नया बनाना है, कुछ भी, यानी नर्व सेल्स बनाना है, कार्टिलेज बनाना है, बोन मैरो को बनाना है, कुछ भी चीज को वापस से रिपेयर करके बनाना है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के अलावा ये घटना नहीं हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जो 90 तत्व पहले 3 दिन के दूध में से, माँ के दूध से मिले थे, वो 35 साल तक ठीक से काम करते हैं, उसके बाद वीक होने लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, तो शरीर में बीमारी होती है। वो तत्व वापस मिलने चाहिए, जो वापस मिलते हैं वो 90 तत्व इम्यूनिटी के जरिए। ये हमने देखा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है, वैसे बच्चों को ये देने से हाइट बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है। इससे इसका स्ट्रक्चर और इंसुलिन का स्ट्रक्चर से मिला रहता है। ये हमने देखा कि मसल सेल बनाना, कार्टिलेज बनाना, बोन बनाना, नर्व बनाना, स्किन बनाना, लंग सेल बनाना, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जिसको लंग्स कैंसर होता है, रशियन साइंटिस्ट ने एक ढूंढा है, 3 महीने पहले न्यूज में आया था कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी से लंग्स कैंसर होता है। उन्होंने ये नहीं बताया ये मिलेगा कहां से, तो इम्यूनिटी में ऑलरेडी है। लंग्स कैंसर में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये मिलकर लंग्स कैंसर ठीक करते हैं। इन बिटवीन एक एग्जाम्पल कहना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब मैं बड़ौदा आया था, उस वक्त सुबह में मुझे 6:15 बजे एक कॉल आया देहरादून से। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, एक भी बात मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, कि आपकी जानकारी के लिए मेरी बात को सच मानना जरूरी है। और कॉल में ये था, एक 90 साल का आदमी, लिवर टू लंग्स कैंसर था, अनकॉन्शियस था। डॉक्टर ने कहा था 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आप जो भी लिक्विड फूड उसको देते हो, हर 1 घंटे में 2-2 गोली खिलाना शुरू करो। मजेदार बात क्या है, उस 90 साल के आदमी के लिए उसके लड़के को कितना इंटरेस्ट था। और ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जिसके छोटे बच्चे हैं उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि कितनी रात की नींद को बिगाड़ता है तो भी आपको अच्छा लगता है, कितना तंग करता है तो भी आपको अच्छा लगता है, उंगली पकड़ के घुमा दो तो भी अच्छा लगता है। क्या ऐसे आपके पिताजी को नहीं लगा था? लगा था ना? तो अभी हमारी क्या ड्यूटी बनती है? अब हमारी ड्यूटी ये बनती है, अब हमारी बारी है तो हम उसकी सेवा करें। क्योंकि ओल्ड एज में एक आदमी जो है बच्चे जैसे ही हो जाता है, लेकिन हम अपने समाज में रहकर हम अपनी जवाबदारी भूल जाते हैं। हमें यह जवाबदारी निभानी चाहिए। इसलिए गुजराती में ऐसा भी कहते हैं कि बच्चा जब 1 से 5 साल का होता है तब तक माँ बाप उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। तो मैं कहता हूँ माँ बाप की जिंदगी के आखिरी 5 साल आप उंगली पकड़ के उनको कहीं ले जाइए, मंदिर घुमाइए, आपकी ड्यूटी पे जाइए। ये मैं कहने के लिए नहीं कहता हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसा किया है, मेरे परिचित को बताया। कोई ऐसा नहीं करेगा कि 4 महीना 6 महीना काम करना छोड़ के बैठ जाए, काम बंद कर दे। मैंने किया है ऐसा। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि ऐसा करो। आप देखो जिंदगी में माँ बाप ने आपके लिए क्या नहीं किया है और आज उसको कुछ समझते नहीं। तो सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, हमें सोशली फिट होना चाहिए। कोई ओल्ड पर्सन है तो आपसे बोल सकते हो, उतनी हेल्प को करो।
आप परमिशन दो तो एक जोक सुना दो। वैकेशन में बच्चों की छुट्टी हो गई, टीचर ने सब बच्चों को कहा क्रिसमस वैकेशन में हर बच्चे ने एक अच्छा काम करना है। वैकेशन के बाद हम आपको पूछने वाले हैं। स्कूल खुल गई और टीचर ने एक बच्चे को पूछा तूने एक अच्छा काम किया? बोले हाँ टीचर, मैंने एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। ठीक है। दूसरे को पूछा, उसने कहा मैंने एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे को पूछा मैंने एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। चौथे को पूछा मैंने एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। टीचर को आया गुस्सा, क्या पूरे क्लास ने यही काम किया है? बोले नहीं, हम लोग 6 बच्चे ने मिलकर ऐसा किया। बोले क्यों? बोले तो रोड क्रॉस करना ही नहीं चाहते, इसलिए 6 की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते ना बुढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, बुढ़े आदमी को रोड, अरे उसको पूछने का भाई रोड क्रॉस करने का कि नहीं, क्या ये जरूरी नहीं है कि जरूरी है? तो सेवा तब होगी या उसको पूछ के करोगे तो, नहीं तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। चलो भाई रोड क्रॉस करा दो। तो लाइफ में हमें अपने को इंसान बनना है। ये खाने से सरबुद्धि आती है, बता देता हूँ। फैक्टर 1 जो बच्चे के अंदर, बच्चे के विकास के लिए जरूरी है और एक नॉर्मल आदमी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर ओवर फंक्शन है तो खाली बन जाएगा, अंडर वैल्यू है तो आप कौन तो करें। पहले टेंशनली लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नव सेल्स बनाने में हेल्प करता है। आगे हम इसके बारे में देखने वाले हैं। डीएनए सिंथेसाइज यानी कि डीएनए को रिपेयर करता है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। जब आप पैदा होते हो उस वक्त आपकी डीएनए में हर चीज लिखी है, कभी बाहर जाना है, कभी उठना है, एवरीथिंग मेंशन। सादी भाषा में, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आपके लाइफ का पूरा प्रोग्राम है। तो डीएनए कोड क्या चाहिए? आपकी जिंदगी की वीडियो, सीडी, डीवीडी वीडियो। आरएनए डीवीडी प्लेयर है। जब आप पैदा होते हो, जिस तरह एक मूवी चलती है पहले टाइटल, जिस तरह आप पैदा होते हो पहले नाम रखा जाता है, हीरोइन भी आती है, विलन भी आता है, सब कुछ रहता है। इसी तरह डीएनए नाम की आपकी जिंदगी की डीएनए नाम की आपकी जिंदगी की डीवीडी आरएनए नाम के प्लेयर में चलती है। आरएनए रीड करता है, टैग होता है, जैसे डीएनए होता है आरएनए भी होता है, वैसे वैसे शरीर में घटना होती है। लेकिन जब आप एक मूवी देखते हो ना, मूवी उस पर क्या होता है, अच्छे गाने नहीं होते तो आप, अच्छे नहीं लगते तो आप फॉरवर्ड करते हो, बराबर? तो क्या आप घुटने की बीमारी को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? अच्छा गाना नहीं है ना। तो यहाँ पे एक अच्छा आदमी इसको लेता है, डीएनए सिंथेसिस होता है यानी डीएनए रिपेयर होता है, डीएनए का प्रोग्राम चेंज होता है। एक उम्र के बाद घुटना जो घिसने वाला था वो नहीं घिसेगा, यानी कि रिमोट आपके हाथ में आ चुका है इम्यूनिटी के नाम का। इस इम्यूनिटी नाम के रिमोट के जरिए ये सब घटनाएं आप चेंज कर सकते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 2 काम है। एक बॉडी में जाके इंसुलिन जैसा काम करता है, प्लस जो आपके पैंक्रियास के बीटा सेल है काम कर रहे हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट होने से वो सेल्स ज्यादा इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैंक्रियास में नया सेल्स बनाता है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे, आज तक दुनिया में साइंस ये मानता था कि पैंक्रियास के बीटा सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, 2 जोड़ के बीच के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, लंग्स के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं।
और नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन वापिस नहीं बनते हैं। ये रिपोर्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर है जिसके जरिए ये 4 प्रकार के सेल्स वापिस रीजनरेट हो सकते हैं। इसलिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 ये दोनों मिलकर डायबिटीज पे अद्भुत काम करता है। आपको क्या करने का, डायबिटीज के मरीज का सीरम इंसुलिन चेक करो, जिससे पता चलता है कि पैंक्रियाज कितना इंसुलिन बनाती है। ब्लड शुगर को इंपॉर्टेंस मत दो जो रोगी चेक करते हो। ऐसे मरीज को 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए और 7 दिन बाद फिर चेक करो। आपको पता चलेगा चेंजेस क्या आ रहा है। जो चेंजेस आया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसने चेंज किया आपके अंदर। आपके पैंक्रियाज का फंक्शन इंप्रूव हुआ, पैंक्रियाज के फिर नए बनने शुरू हो जाएंगे। अब कहोगे सेल्स रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है? सेल्स रीजनरेशन होता है 1 साल से 3 साल के दौरान नए सेल्स बनेंगे। कुछ केस में उससे भी जल्दी बनेंगे। कोई मामूली चीज नहीं है जिसको बनाने की हम बात कर रहे हैं। इस दुनिया में ना आप बाहर से वो सेल्स डाल सकते हैं, ना कोई दवाई बना सकते हैं। अगर कोई बना सकता है तो इम्यूरिच ही बना सकता है। अभी हम लोग जिस फैक्टर की बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर। जापानीज साइंटिस्ट ने 2.5 महीने पहले जापान से एक पेपर डिक्लेयर हुआ, एक न्यूज आया। न्यूज में यह था कि जापानीज साइंटिस्ट ने नर्व ग्रोथ फैक्टर ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाया, जिसकी पेटेंट रजिस्टर थी, जिसकी कुछ साइड इफेक्ट भी है और उसकी कीमत है 1,80,000। यहाँ पर 300 mg की एक इम्यूनिक गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है। 15 गोली खाने से उतना नर्व ग्रोथ फैक्टर मिलता है। इतना 1 मिलीग्राम 1,80,000 में मिलता है। दुनिया में 2 ही ऑप्शन है। इसीलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नर्व के सेल्स को फिर से बनाता है। इसीलिए ऐसे एविडेंस हमारे पास है कि जिसको पैरालाइज हो गया, सीटी स्कैन के अंदर कितना बड़ा डैमेज था, 3 हफ्ते के बाद दूसरा स्कैनिंग किया गया और डैमेज छोटा हो गया। जो पैरालाइज मरीज 3 महीने के अंदर का है उसको ये शुरू किया जाए और 3 या 4 हफ्ते बाद सेकंड MRI किया जाए, ब्रेन में चेंज दिखेगा। क्या सिर्फ ब्रेन में चेंज दिखेगा? नहीं, ब्रेन में चेंज है तो शरीर में भी तो दिखेगा ना, उसके हाथ पैर का फंक्शन भी तो दिखेगा ना। क्योंकि जब लेफ्ट साइड हेमरेज या क्लॉट होता है तो राइट साइड पैरालाइज होता है, और राइट ब्रेन में हेमरेज या क्लॉट होता है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज होता है। पैरालाइज क्या है? एक बॉम्ब ब्लास्ट जिसका समाचार आया, एक बॉम्ब ब्लास्ट। हेमरेज क्या है? बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ब्रेन में, है कि नहीं? न्यूज आ गया, छप गया, पेपर छप गया, आपके स्कैनिंग निकल गया, वीडियो बन गए, बहुत कुछ बन जाता है। ऐसे अलग अलग जगह से समाचार नहीं आए। आप चाहते हो कि आपके इस देश में, शरीर रूपी देश में शांति का वातावरण बना रहे तो अहिंसक मार्ग अपनाना पड़ेगा। हिंसा से अंदर बंद हो जाए। वो अहिंसक मार्ग यही है। गांधी जी का जो अहिंसक मार्ग था वो धन्वंतरी का ये दूसरा अहिंसक मार्ग है। तो टेक्निकली आप अहिंसा के पुजारी बन गए। और बात में जोक नहीं कर रहा हूं, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो ना तो अंदर हिंसा कर रहे हो, कितने वायरस को मार रहे हो। जब ऐसा बैठते हो ना सर्दी, नाक से घी निकालकर डालता है देसी, अरे उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं। गलत है, करना नहीं चाहिए ऐसा, अब लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके बॉडी में वायरस पैदा ही नहीं हो, पैदा होने के पहले उसको रोक दिया जाए तो आप अहिंसक हुए कि नहीं? 100%।
रोमेटिज्म हो गया है ना। अभी आपको एक चीज तो कंफर्म पता होगी, बहुत जनों को आपने देखा होगा कि किसी को सर्वाइकल में नर्व्स का ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होती है। किसी को कमर में होता है, किसी को साइटिका, किसी को न्यूरालिया होता है, इवन किसी को हर्पीस होने के बाद एक बर्निंग सेंसेशन साल 2 साल की चलता है। बर्निंग सेंसेशन क्या है? हर्पीस हुआ था तब हुआ था, वायरस क्लियर हो चुके, उस हर्पीस ने नर्व को डैमेज किया है, बिकॉज ऑफ डैमेज उसको वहां सेंसेशन आता है, नर्वनेस लगती है, कुछ बर्निंग होता है, कंफर्टेबल जनरल यहाँ होता है खास करके, बाकी हर्पीस नहीं भी हो सकता है, तो नियम नहीं है। तो हर्पीस हो या न्यूरालिया हो या साइटिका नर्व कॉम्प्रेशन हो या तो वर्टेब्रे के बीच नर्व कॉम्प्रेशन हो, हमारे बॉडी की एक सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड के 33 वर्टेब्रे होते हैं, उसमें से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती है। कोई लंग्स की ओर जा रही है, कोई हार्ट की ओर जा रही है, कोई किडनी की ओर जा रही है, कोई इंटेस्टाइन की ओर जा रही है। और हमारे ब्रेन टू हेड रिलेटेड 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व, 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व। अब क्या होता है, हमारा ब्रेन वाया स्पाइनल नर्व बात करता है नाम से, हाय कैसा है, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। अगर मान लो कुछ नहीं है, सिर्फ मस्कुलर स्पाज़म है, ये मस्कुलर स्पाज़म बिकॉज़ ऑफ स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम। मस्कुलर स्पाज़म से क्या हुआ, जो स्टमक की नस से उस पर दबाव आया, तो हमारा स्टमक और ब्रेन हाई लो नहीं कर सकता, लाइन में रुकावट है, हमें खेद है, आपका फोन नहीं लग रहा है, ब्रेन से बात नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आपका स्टमक कम या ज्यादा केमिकल बनाएगा, उसका एक चेन रिएक्शन शुरू होगा जो बीमारी का स्वरूप धारण करता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है वो आदमी स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में से 31 जोड़ी नर्व ऑर्गन की ओर जा रही है, कोई भी नर्व पे जब सिंपल मस्कुलर प्रेशर भी नहीं आए तो उसके सारे पुर्जे नॉर्मल फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑपरेशन आ गया है तो हाल क्या होगा, नर्व डैमेज होती है, ज्यादा देर ऑपरेशन लगती है, तो जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है वो इसको रिपेयर करता है। क्या आप मुझे एक पेशेंट बता सकते हैं जिसको नर्व कॉम्प्रेशन था, बाईपास, अरे उसको स्पाइन सर्जरी की गई 10 साल पहले, क्या आज ऐसा पेशेंट ढूंढ के दोगे 10 साल पहले स्पाइनल सर्जरी की और आज पेशेंट अच्छा है? नहीं मिलेगा, मैंने नहीं देखा है, कोई पेशेंट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम फिर भी रहता ही है, क्योंकि दूसरा नर्व कॉम्प्रेशन होगा, क्योंकि कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर की। इसके अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। कार्टिलेज क्या है? हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं, हर जोड़ के बीच गादी होती है, दो हड्डियां आपस में कभी भी टच नहीं होती, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह है। हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं, लेकिन क्या कोई एक बीमारी का नाम बता सकते हो हड्डी की ठीक होती है? एडी में दर्द है, कैंसर है, स्पन, नो क्योर, घुटने में गाली घिस रही है, कोई क्योर नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑप्शन। उसके ऊपर जाएंगे हिप में भी गाली घिस रही है, नो क्योर। इसके अलावा एक डिजीज है एविस्कुलर नेक्रोसिस, हिप बॉल डैमेज होता है। अपने पास ऐसा केस है हिप बॉल का डैमेज रिपेयर हुआ है इससे, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंजाइम ग्रोथ फैक्टर 1 और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों ने मिलकर उस हिप बॉल को रिपेयर किया। 18 साल की लड़की मेडिकल स्टूडेंट है, ये होता है नहीं तो क्या होता था उसका, हिप बॉल काटा यहाँ से, दिल का लगा दिया, 10 साल बाद यहाँ से लगाया, फिर 10 साल बाद यहाँ से लगाया, फिर क्या करोगे? जब नेक्स्ट टाइम लगता है तो हड्डी आगे तक जाना पड़ता है। अब उसकी लाइफ बच गई, 18 साल की लड़की। ये हुआ नर्व ग्रोथ फैक्टर, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर ने कार्टिलेज को रिपेयर किया, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एंजाइम ग्रोथ फैक्टर 1, ये सब ने मिलकर उसको रिपेयर किया। अच्छा, थोड़ा ऊपर जाएंगे, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कॉम्प्रेशन, कोई क्योर नहीं है, क्योर है तो इंजरी नहीं है, ये बाकी कोई इलाज तो है नहीं। बेड रेस्ट लेने को कहा जाता है, बेड
स्किप हो जाएगा, स्किप हो गए तो पेन आएगा। तो रेस्ट देने से मैंने देखा है पेन ठीक नहीं होता है, बढ़ता है। कारण क्या है? डार्विन हो जाता है। इस इवोल्यूशन प्रोसेस में सर्वाइवल ऑफ फिटनेस की थियरी है, वही सर्वाइव करता है जो फिट है। और फिट क्या है? बेड रेस्ट का सिर्फ इतना ही मीनिंग है, जितना बैठ सकते हो बैठो, जितना चल सकते हो चलो, बाकी टेंस हो जाओ, वजन मत उठाओ, सामने मत झुको, दौड़ो मत, फिजिकल हार्डवर्क मत। लेकिन बिस्तर में 24 घंटा लघु शंका और दीर्घ शंका करना पड़े। लघु शंका यानी छोटा डाउन, दीर्घ शंका यानी बड़ा डाउन, 1 नंबर 2 नंबर, ये कोई बेड रेस्ट नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग लाइफ जीना है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन ठीक रहना चाहिए। जो ब्रेन हमारे बॉडी का सुपर कंप्यूटर है, अगर उसका फंक्शन ठीक है तो आपके बॉडी का कमांड रहेगा। मेंटल कैपेसिटी बढ़ाना, याददाश्त बढ़ाना और इस ब्रेन को बरकरार रखना, उसके लिए इसके अंदर हम ग्रोथ फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट हमारे ब्लड में होते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 4.5 डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, कैंसर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, मलेरिया में कम हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाने से होता क्या है? प्लेटलेट काउंट कम हो जाने से ब्लीडिंग होती है। जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आर्टरी के अंदर की जो लेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है, लेयर को, जिसके वजह ब्लीडिंग होने नहीं देता है, उसको हेल्दी रखता है। इसलिए प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है। कैंसर पेशेंट को जब केमोथेरेपी दी जाती है तो केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से उसके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। अगर ये मेरी गोली 4 गोली दिन में 3 बार दी जाए, 4 दिन बाद चेक करोगे तो प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा या 1.5 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव्ड फैक्टर है। थैलेसेमिया क्योंकि बहुत मेरे को एक्टिवेट करना है, किडनी को एक्टिवेट करना है। हाँ, he or she may be comfortable. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, इसको ट्रांसफर फैक्टर नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये हमारे बॉडी में इसका काम है कि सेल्स को सिग्नल देना, यानी कि बॉडी के सिस्टम को ठीक रखना। एक एग्जांपल है कि बॉडी में जब कोई वायरस अटैक करता है तो उसको पहचानना, उसको मारना और मेमोरी में रखना। ये क्या करता है? दूसरी बार अटैक किया तो कौन से वेपन से उसको किल किया था, कैसे किल किया था वो याद रखता और तुरंत किल करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रिपेयर करने में। जीआई ट्रैक्ट, जैसे कि इसको अल्सर हो गया है या जीआई ट्रैक्ट इन्फ्लेम है तो उसमें ये फैक्टर बहुत ही काम आता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंजियोजेनेसिस में काम आता है, फाइब्रोब्लास्ट है, वो सब में काम आता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एपिथेलियल फंक्शन में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसका काम है ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा मिलकर हमारे बॉडी में होने वाले सभी वायरस के सामने लड़ता है, इवन कैंसर सेल्स के सामने ये लड़ता है। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च ट्रांसफर फैक्टर पे हुई सबसे पहले। हाँ, चलिए यहाँ देखना है, इसके ऊपर यहाँ देखेंगे हम लोग। अल्सरेटिव कोलाइटिस या एसिडिटी या ये सब प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर नहीं होता था लास्ट फैक्टर। हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा
अभी हम लोग एसिडिटी में से अल्सर कैसे बनता है। हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, 2 घंटा वो प्रोसेस होता है और 2 घंटे के बाद पाइलोरिक वाल्व खुलता है और वो फूड डिओडेनम में आता है। डिओडेनम में जो फूड आया वो एसिडिक फूड होता है। नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन को पता चलता है कि जो फूड डिओडेनम में आया है उसमें एसिड कितना है। ब्रेन पैंक्रियास को ऑर्डर देता है एंजाइम रिलीज करने, वो एंजाइम डिओडेनम में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम जरा एसिडिटी की बात करेंगे, फिर अल्सर की बात करेंगे। जो अभी को एसिडिटी है, वो एसिडिटी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिन और पेप्सिन पेट में बढ़ जाता है। वो मरीज क्या करता है, एंटासिड खाता है, डायरिया, लोमोटिस, जेरोसिन, मैक्रोडेक वगैरह, वो खाना खाने के बाद खाई जाती है। वो क्या करती है दवाई, एसिड को न्यूट्रलाइज स्टमक में करती है। 2 घंटे बाद फूड जब डिओडेनम में आएगा, ब्रेन को पता चलेगा इसमें एसिड नहीं है या मिनिमम है। ब्रेन पैंक्रियास को ऑर्डर देगा एंजाइम मत बनाओ या थोड़ा बनाओ। दोपहर को ऑर्डर मिला, रात को ऑर्डर मिला, कल मिला, परसों मिला, एक दिन मिला, एक साल मिला, चलते रही कहानी। तो पैंक्रियास का राइट हाफ पोर्शन एंजाइम बनाता है। क्या ये नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन लेफ्ट हाफ पोर्शन 2 हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ, क्या ये राइट हाफ पोर्शन वीक होने से लेफ्ट हाफ वीक नहीं होता होगा? लॉजिकली यस। अगर वीक होता है तो इसका मतलब कि इसकी एंटासिड की साइड इफेक्ट से डायबिटीज होता होगा, लेकिन ऐसे रिसर्च वर्ल्ड में की नहीं गई है। मेडिकल स्टोर में हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है एंटासिड। लोग मजे से गोली गोली खाए। मैंने जो क्वेश्चन उठाया है ये बहुत लॉजिकल है, तो ना आपको है मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब बात करेंगे अल्सर की। कुदरत ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि आपके स्टमक के अंदर की वॉल की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू म्यूकस बनता है। हमारे जीआई ट्रैक्ट में ऐसी सिस्टम है, लिफ्ट टू एनएस तक लुब्रिकेशन होता रहता है। तो अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू एक स्टिकी केमिकल बनता है, उसको म्यूकस कहते हैं। इसकी एक हार्मनी है, आपके मुंह में जो सलाइवा है उसका पीएच 9.5 होता है और स्टमक में जो एसिड होता है उसका पीएच 1.5 होता है जब एसिडिटी होती है। लोग कहते हैं दूध पीने से एसिडिटी में अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि दूध का पीएच 5.5 है, उधर 1.5 थोड़ी देर अच्छा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। फिर क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिन और पेप्सिन स्टमक में पड़े हैं। स्टमक की वॉल और स्टमक का एसिड, इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। स्टमक की वॉल एक लिमिट तक उस एसिड को बर्दाश्त कर सकती है। बाद में क्या होता है, कहीं न कहीं मेम्ब्रेन वॉश होती है, डैमेज होता है, तो वहाँ वो म्यूकस केमिकल नहीं बनता है, तो वहाँ रेडनेस होने लगती है, वहाँ जख्म होने लगता है, फिर अल्सर हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर अल्फा एंड बीटा जो है वो रिपेयर करता रहता होने नहीं देता है। हाँ, कैंसर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंसर के अंदर पेशेंट इलाज के दौरान अगर उसकी सर्जरी होती है या केमोथेरेपी होता है तो उसकी हालत जब सीरियस होती है, सीरियस होने के लिए रेस्पॉन्सिबल एक तो प्लेटलेट काउंट कम होना, उसके अलावा केमोथेरेपी में नॉर्मल से ज़्यादा मरते हैं और कैंसर से कम मरते हैं। इसलिए बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में मेजर डैमेज होता है। वो मेजर डैमेज रिपेयर कब होगा, जब ट्रांसफर फैक्टर अल्फा, बीटा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एक्सोलाइट ग्रोथ फैक्टर 1 एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सब जब फैक्टर मिलेंगे तो बॉडी के सेल्स वापिस रिपेयर होने लगते हैं। इसलिए केमोथेरेपी का मरीज इसको अगर लेता है तो उसके बॉडी में तुरंत मजबूत चेंज होता है और केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से वो बचता है। साइड इफेक्ट से बचना ही जीवन है, साइड इफेक्ट से बचना ही मृत्यु है। डेथ होने का कारण प्लेटलेट काउंट कम हो जाना। ये नर्व कंप्रेशन, नर्व ग्रोथ फैक्टर इसको रिपेयर करता है, कार्डियक ग्रोथ फैक्टर रिपेयर करता है। नर्व कंप्रेशन हो रहा है ऐसे आप देख रहे होंगे, ऐसे जो ब्लैक पोर्शन बन जाता है, जब नहीं होता है तो सेकेंड एमआरआई में देख सकते हैं।
2 हफ्ते में खत्म हो गया। ओनली 2 वीक। नेक्स्ट, ये अल्सर है, 2 साल से पेशेंट बेड पे था, मतलब लोअर लिम्ब पैरालाइज था, एमएस के पास था। 35 दिन में रिकवरी हुई है। पहले दिन से लेकर 35 दिन तक में 7 से 8 फोटो लिया गया है, उसमें डे लिखे गए कब क्या है, हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है। ये 35 दिन में पूरा ही हो गया। नेक्स्ट, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ का मतलब क्या है, इससे विकास होना, और जो विकास होकर एक परफेक्ट बॉडी बनी है उस बॉडी को मेंटेन करना। मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल है तो मेंटेन रहने चाहिए। मेंटेन रहते तो क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे एक यंग लड़की का केस है, देखिए बाल उड़ गए थे, एलोपेशिया हुआ है, यहाँ देखिए बाल आने शुरू हुए, यहाँ देखिए बाल आ गए, नहीं। अगर हम लेडीज के लिए बात करें तो इसको लेने से ब्यूटी बढ़ती है, क्योंकि हार्मोनल चेंज, हार्मोनल बैलेंस और बॉडी में मैजिक चेंज आता है, इसलिए खूबसूरती बढ़ेगी। तो उनको अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी होगी। शादी के बाद जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब इसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है? बच्चा अच्छा सब पैदा हो सकता है, धरती अच्छी हो, बीज अच्छी हो, फादर एंड मदर दोनों की हेल्थ अच्छी हो। मैरिड कपल इसको पहले से सेवन करते हैं इंडियन एज का, उसके बाद अगर बच्चा पैदा करते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्दी बच्चा होगा, क्योंकि माँ बाप की बॉडी में कोई भी फैक्टर की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो आगे जो